ऐसा कहते हैं, खेलकूद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस लाइन को, इस उक्ति को पूर्णतः जीते हैं भरत शर्मा जी, जो कि मेरे पास बैठे हैं। उनकी भार्या श्रीमती गीता शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनके सामाजिक जीवन, उनके खेल जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनकी शान में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम कभी सामाजिक लोगों से मिलते हैं तो हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि चाय को भी नहीं पूछा। लेकिन इंदौरी नहीं, धरती पर शायद भरत शर्मा जी ऐसे अपवाद हैं जो चाय के साथ चाह पिलाते हैं। मेरे ख्याल में यदि हम बिलिंग पर जाएं तो 2-2.5 हज़ार रुपये की चाय वो लोगों को पिलाते हैं। इंदौर में होलकर स्टेडियम है, उसके पास में जंजीर वाला स्क्वायर है जो बहुत प्रसिद्ध है कैफ़े कॉफ़ी डे के लिए। भरत शर्मा जी प्राय वहाँ मिलते हैं। जो भी उनसे मिलने जाता है, कोई समस्या लेकर जाता है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो वे पहले चाय पिलाते हैं, फिर उसके बाद समस्याओं का निदान करते हैं। वे बहुत ऑलराउंडर हैं। यदि उनकी जो पद है, उनकी डिग्री है, उनको लिखा जाए तो कॉपी के 4-5 लाइन बहुत छोटी पड़ जाएंगी। सबसे पहले मैं चूँकि खेल खिलाड़ी जगत से हूँ, भरत शर्मा जी को मैं फुटबॉल में देखता हूँ। टेबल टेनिस में वे मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ के उपाध्यक्ष हैं। वे बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रहे हैं। भरत जी, ये बताइए कि रिंकू आचार्य के बाद मध्य प्रदेश कोई बड़ा खिलाड़ी क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिंकू के बाद में अनुषा कुटुम्बले ने अभी साउथ एशियन खेल्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और चाइना में भी अभी इवेंट्स हो रहे हैं, या प्रैक्टिस के लिए हमारे जा रहे हैं। और टेबल टेनिस के लिए एक खुशखबरी आपको दे दूं कि अभी राष्ट्रपति पुरस्कार पद्मश्री शरद कमल जी को दिया गया, जो टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन के द्वारा काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट्स किए गए हैं और पहली बार वो इवेंट्स मध्य प्रदेश इंदौर में हुए, बड़े गर्व की बात है। और इंदौर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भी मौके दिए जा रहे हैं और नए खिलाड़ियों को जो आसपास के जिलों के हैं उनको भी ऐसे मौके दिए जा रहे हैं ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें। आप बास्केटबॉल खेले, आप टेबल टेनिस खेले, लेकिन आप फुटबॉल नहीं खेले। लेकिन आदरणीय पिताश्री की स्मृति में आप फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं। उनका नाम बताइए और उसके पीछे आपकी क्या भावना जुड़ी है, उस बारे में बताइए। जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय रमेश चंद्र शर्मा सेंट्रल जिमखाना क्लब में स्पोर्ट्स कन्वीनर रहे काफ़ी समय तक और काफ़ी खेल संगठनों से उनका जुड़ाव रहा और वो पसंद करते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, काफ़ी रुचि थी। वो चाहते थे हम भी खेलें। मैंने भी खेला, मेरे छोटे भाई ने भी नेशनल लेवल तक टेबल टेनिस खेला है और आज वो ऑस्ट्रेलिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल टेनिस में। तो हमारे परिवार में खेल एक रोज़ दिनचर्या के हिसाब में एक जुड़ाव था। पिताजी के दिवंगत होने के बाद में सेंट्रल जिमखाना क्लब के जो सदस्य थे वो उनकी स्मृति में कुछ आयोजन करना चाह रहे थे। तो सबसे जो कठिन आयोजन था वो फुटबॉल का था, क्योंकि गरीबों का खेल है। इस फुटबॉल के खेल से ज़्यादा बड़े तामझाम या ज़्यादा बड़े पैसे लोग नहीं जुड़ते थे और इस पर खर्चा भी काफ़ी होता था, तो खर्च देने के लोग भी नहीं आया करते थे। काफ़ी सालों पहले नई दुनिया ने एक फुटबॉल ट्रॉफी चालू की थी पर फिर वो बंद कर दी गई थी। तो मेरे जहन में वही ख्याल आया कि चूँकि मेरे पिताजी खेल के अलावा दिन के लिए काफ़ी सोचते थे, तो क्यों ना ऐसा कोई खेल या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जो धीरे धीरे प्रादेशिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जाए और लोगों को, खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। और सौभाग्य से मेरे पिताजी की स्मृति में सेंट्रल जिमखाना क्लब के माध्यम से हमने फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाए और वो टूर्नामेंट हमने स्टेट लेवल से चालू करे थे जो आज नेशनल लेवल तक चल रहे हैं। पहले हमारे पास 16 टीमें आया करती थी और आज उसी फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 से ज़्यादा टीमें आ रही हैं, राष्ट्रीय स्तर की टीमें आ रही हैं और नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। बड़े खुशी की बात है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी आपके भांजे हैं। जी। और उनके पास संस्कृति विभाग है। जी। मध्य प्रदेश में आप संस्कृति विभाग के सुप्रीमो हैं। आप नहीं, यदि मैं गलत हूँ तो आप उसको सुधार कर दीजिएगा। और जब आपको पद मिला उसके बाद आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, उस बारे में प्रकाश डाला। जी, बड़े गर्व की बात है। जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी नोएडा से सांसद हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृष्ण जैसे भांजे मिले और बड़े गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए कि आज वो राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जगाया और नेशनल कल्चर फंड काउंसिल समिति का मुझे सदस्य बनाया, जो कि भारत सरकार की संस्कृति विभाग की एक काउंसिल है। न सिर्फ काउंसिल में उन्होंने विश्वास करके मुझे इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी लिया गया। तो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में आने के कारण देश में संस्कृति के प्रचार प्रसार और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रखरखाव के लिए, संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए जो भी काम किए जाने हैं उसके लिए जो फंड एलोकेशन का काम होता है वो नेशनल कल्चर फंड काउंसिल करती है। उस
जवाबदारी में हमें जोड़ा गया है। और मेरे आने के बाद में ये मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज़ादी के बाद शायद पहली बार ही मध्य प्रदेश से किसी नेशनल कल्चर फंड काउंसिल में सदस्य को लिया गया है। और चूँकि मैं मध्य प्रदेश का इंदौर का ही रहने वाला हूँ, तो जवाबदारी लेते हुए हमने मध्य प्रदेश से नेशनल कल्चर फंड काउंसिल के काम को करना शुरुआत करी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बड़ी खुशी की बात है कि हाल ही में मांडू जो शहर है, हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, मांडू में हमने बहुत जल्द लाइट एंड साउंड म्यूज़िक शोज़ की व्यवस्था चालू कर दी है। और बहुत जल्द आप लोगों को मांडू में लाइट एंड साउंड शोज़ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी के माध्यम से कुछ काम कराना चाह रहे थे, जिस तत्कालीन संस्कृति प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के, उनमें हमने काफ़ी काम कर दिया है ऑलरेडी। और मध्य प्रदेश का गौड़ नृत्य, जो आदिवासी गौड़ नृत्य था, आज़ादी के बाद में 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में कभी मध्य प्रदेश का इस प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं था। बट अब एक हमारी लोक नृत्य, गौड़ नृत्य को उसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। ये भी बड़े गर्व की बात है। मैं आपसे और पूछूंगा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपकी यदि आपको जो पद हैं देश दुनिया के, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के एशिया पैसिफिक इंचार्ज भी हैं जी। तो मैं आदरणीय गीता जी से जानना चाहता हूँ कि मैं प्राय आपको इंदौर जो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का अभय प्रसाद परिसर है, आपको वहाँ देखता हूँ। आपको संगीतों की महफिल में मैं प्राय पाता हूँ। आप दोनों शायरी को बहुत अच्छा समझते हैं। यदि हमारा कैमरा इस ओर देख रहा है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो भरत जी कभी बाल डाई नहीं करते, तो इतना सीधा सच्चा आपका बहुत सुंदर जीवन है, वो आप दोनों कैसे मैनेज करते हैं, आप बताएं। कुछ नहीं, बस बड़ों का आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का साथ है, बस। एक और एक बहुत मैं एक मानवीय कारण बताता हूँ, प्रकृति प्रेम भी बताता हूँ। आपकी दोनों की मतलब आपके 2 संतान हैं और दोनों कन्याएं हैं जी। तो ये जब आपका भाई साहब बता रहे थे कि आपका विवाह हुआ, उसके बाद प्रेम हुआ, तो आपने जीवन की जो योजनाएं बनाई थी उसमें एक पुत्र कोई भी प्राप्त करना चाहता है धरती पर, लेकिन आप दोनों कन्याओं से संतुष्ट हैं। उस बारे में विस्तार से बोलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लोगों को ये बताना बहुत जरूरी, जानना जरूरी है। कभी सोचा ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। दोनों प्यारी प्यारी सी बिटियां हैं, बहुत खुश है, पूरी फैमिली खुश है। बस ये इनको अच्छे से बड़ा करना है, समझदार बनाना है, सबके लिए जीवन जीते तो सभी हैं, बट कैसे जीना है ये ज़रूरी नहीं कि एक लड़का ही बताए, वो एक लड़की भी बता सकती है। यदि भाई साहब दिन भर में 25-50 लोगों को चाय नहीं पिलाते और 10-20 लोगों की ज़िंदगी में सुधार करना है, उनके काम करना, पुनीत कार्य करना, तब तक शायद इनका खाना हजम नहीं होता। तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम समय दे पाते होंगे आपको। हालांकि आप भी इनके साथ कैफ़े कॉफ़ी डे पर कभी कभी पाए जाते हैं। तो इनकी जो व्यस्तताएं हैं उनमें आप पत्नियों को बहुत शिकायत होती है, आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे शिकायत हुई शुरू में, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि नहीं, ठीक है, ये अचीवमेंट सबको नहीं मिलता। नहीं, मेरा इस पर कुछ कहना है। मैं ये चाहता हूँ कहना कि यदि कोई इंसान किसी के काम आए तो वो कोई एहसान नहीं है, उसका कर्तव्य उसे करना ही चाहिए। और यदि ईश्वर ने आपको किसी का निमित्त बनाया है तो हम निमित्त मात्र हैं। उसके भाग्य के काम, उसके भाग्य से सफल होना ना असफल होना, वो उसका भाग्य काम करेगा। बट एक निमित्त को पूरा करने का दायित्व यदि मुझे दिया गया है तो वो मेरी जवाबदारी है और वो मुझे उसको ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का घमंड या लाग लपेट नहीं है। ये अंतरात्मा कहती है कि नहीं, अगर मुझे निमित्त बनाया है तो क्यों ना मैं उस काम की पहल करूं और उसकी मदद करूं। और न्यायिक काम और सत्य काम के लिए तो सभी को खड़ा होना चाहिए गौरी जी। और यही हमारे देश की परिणति रही है पुरातन काल से। सत्य के लिए सभी खड़े हुए हैं, सभी ने आवाज़ उठाई है। तो वही काम करने में मुझे भी मज़ा आता है। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ, अपनी खुशी के लिए करता हूँ। क्या आप दोनों के गायक गायिकाएं और संगीतकार समान हैं? यदि नहीं है तो आप अपने पसंद के बताएं और आप अपने पसंद के। लगभग समान ही है। हम दोनों को पुराने गाने काफ़ी पसंद हैं और हम दोनों मुकेश जी और रफ़ी और किशोरदा को काफ़ी सुनना पसंद करते हैं, लता जी को सुनना पसंद करते हैं। नए गानों में कुछ इनका टेस्ट सोनू निगम को ये पसंद करते हैं। सोनू निगम है और कई तक कृष्णमूर्ति जी रही है मेरी फेवरेट। नहीं, आप चूँकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के एशिया पैसिफिक इंचार्ज हैं, आपके कार्यकाल में हमारे मध्य प्रदेश से कोई ऐसा व्यक्ति उस रिकॉर्ड बुक में गया है? काफ़ी है। बड़े गर्व की बात है और बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का एशिया पैसिफिक हेड जब मुझे बनाया गया तो दायित्व में हिंदुस्तान भी एक पार्ट रहा। बट मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे देश में ऐसी विभूतियाँ हैं और ऐसे लोग हैं जो इतने क्रिएटिव और यूनिक काम कर रहे हैं कि उनको शामिल करने में हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। हाल ही में अभी हमने मध्य प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से
हर कोने से, हर राज्यों से हमने लोगों को समाहित किया है। और अभी एक बुक अभी हमने पब्लिश करी है। एक अच्छी जानकारी आपको दे दूँ, अभी बप्पी दा को भी हमने समावेश किया है। और अभी मैं 4 दिन पहले ही मुंबई में था, कुमार शानू जी को भी हमने एक साथ लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए और एक ही दिन में 28 से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मानित किया। इंदौर शहर में भी ऐसे हमने काफ़ी विभूतियाँ ढूंढी हैं। जो इंदौर शहर की क्यूजीन थी, हालांकि कुछ मुंबई या बम्बई में है या दिल्ली में है, बट वो अपने क्षेत्रों में यूनिक काम कर रही है जिनको उनको अवार्ड से नवाजा गया है। लगभग 200 से ज़्यादा अवार्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया में दे चुकी है। आदरणीय गीता जी, आपसे सवाल, आपकी दोनों गुड़ियाओं के नाम क्या है और उनके नाम के अर्थ क्या हैं और आप इनको क्या बनाना चाहते हैं? जी इसका बड़ी वाली का वंशिका है, जो कि कृष्ण की बांसुरी क्या बात। कहा जाता है, और छोटी वाली विशिष्टा है जो कि लक्ष्मी जी का एक दूसरा नाम है। आप क्या बनाना चाहते हैं? मैंने सब कुछ बच्चों पे छोड़ रखा है, वो जो चाहें। तारे ज़मीं पर जो है आमिर खान साहब यही संदेश देते हैं कि बच्चा जो बनना चाहता है वही बनाए। लेकिन एक पिता होता है, पिता यदि पिता बनने की कल्पना करता है हमारे धर्म के अनुसार, तो वो उसकी जो इच्छाएं जो वो नहीं बन पाए। सबसे पहले तो एक बेहतर इंसान बने, एक गुड ह्यूमन बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे इंसान बने, इतनी शिक्षा जरूर लें कि स्वावलंबी बने, किसी के आगे कभी हाथ ना पसारना पड़े, और अपने इंटेलेक्ट वैल्यू से जो करना चाहे करें। चाहे आईएएस बने, आईपीएस बने, एस्ट्रोनॉट बने, साइंटिस्ट बने, जो कर सकते हैं करें, और समाज को क्या योगदान दे सकें, ये एक संस्कार बचपन से अपने मन में इंकलकेट करें। ये हम चाहते हैं हमारे बच्चों को जरूर मिले। टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और फुटबॉल, जी, इसमें आपका प्रेम झलकता है। जी। यदि हम बालिकाओं की बात करें तो आप उनके साथ पिता, कोच, खेल प्रशासक, खेल प्रेमी होने के नाते आप इनको किस खेल में आपने इन्वॉल्व किया? जी, मेरी बड़ी बिटिया अभी टेबल टेनिस खेल रही है, और अभी हालिया जो कैंप्स लगे थे उसमें उसने गोल्ड विन किया है उसने, और अच्छा परफॉर्म कर रही है बड़ी बिटिया मेरी। और छोटी बिटिया मेरी अभी स्विमिंग कर रही है, और जो लोकल कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और बहुत जल्द एक अच्छी नेशनल स्विमर बनेगी, ऐसा विश्वास है मुझे। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि आप रॉयल फैमिली से, लेकिन इंदौर की आज़ादी के बाद जो जिन लोगों ने अपना ईमानदारी से व्यवसाय चलाया और धनाढ़ बने, आप उस पीढ़ी से धनाढ़ हैं। अभी मैं गुड़िया से बात कर रहा था, सेंट रेफेल, जिसमें एक नॉमिनल फीस लगती है। जी। तो इंदौर में एमरल्ड, इंदौर पब्लिक स्कूल, सत्यसेन, ऐसे बड़े स्कूल हैं। तो ये आपकी क्या मंशा है कि सेंट रेफेल्स में पढ़ाया जाए, जो कि केवल लड़कियों के लिए स्कूल? ये 2 कारण थे इसके। एक तो मेरा ब्रॉट एंड बर्थ जब इंदौर में हुआ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम मीडिया को और फैमिली को बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा हमारे पास में सुविधाओं और उनको उपयोग करने की गुंजाइश नहीं रहा करती थी। बट उस समय भी हमारे पिताजी ने जो इंदौर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल था सेंट पॉल्स, उसमें मैंने एडमिशन कराया और मुझे बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास मेरा भी रहा। और जब शिक्षा की और डिसिप्लिन की बात आती है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा ना देते हुए कम सुविधाओं के साथ में बेहतर पढ़ाई और डिसिप्लिन कैसे दिया जाए, इस चीज़ को विचार रखते हुए मैंने उनको मीडिया का, और तो नहीं कहूँगा, एक अच्छे श्रेष्ठ स्कूल जो श्रेष्ठ शिक्षा दे उनको, ऐसे स्कूल का चयन करा और उनको सेंट रेफेल्स में मैंने एडमिट करा। आप दिल को लेकर जीते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में 2 दोस्तों को नहीं संभालते, आप हज़ारों दोस्तों को कैसे संभालते हैं? ये आशीर्वाद है, कुछ पितरों का आशीर्वाद कह सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मन से साफ़ हैं तो दोस्तों की कमी नहीं है। अगर आपके मन में लाग रपेट या कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना है, तो दोस्त आपके बन ही नहीं पाएंगे। आपकी ज़िंदगी एक बगीचे के समान दिखाई देती है। आपका जवाब भी चाहूँगा मैडम, मैं आपका भी चाहूँगा, आपका फलसफा क्या है? पहले भरत जी। अगर आपने मेरी ज़िंदगी को बगीचा कहा है, तो आप सब मेरे बगीचे के बड़े खूबसूरत फूल हो, जिनके महक से मेरा बगीचा रोशन है। मैडम। बस मैं भी यही कहना चाहूँगी। आप इंदौर की जो बहुत प्रसिद्ध गुरु कृपा फैमिली है, जिसकी शाखाएं आप कोलकाता तक जा रही हैं, नागपुर जा रही है, बॉम्बे जा रही है। जब आपके यहाँ क्रिकेटर रोहित शर्मा, सुरेश रैना जी, शिखर धवन, उन्मुख चंद और बड़े नामी क्रिकेटर, बड़ी जावेद अख्तर साहब को तो मैं खुद खाना खिलाने लगा था, रोहित शर्मा को, तब आपको कैसा लगता है? सर उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा पहले तो गौरी जी। ये गौरी भैया आप ही का प्रेम रहा जो आप सबको लेकर आए, और उन्हें खाना पसंद आया। और जब इंदौर आते हैं तब एक बार ज़रूर होटल गुरु कृपा पे आते हैं और भोजन का स्वाद उठाते हैं। और ये मानपूर्णा का आशीर्वाद हम पे और हमारे परिवार पे बना रहे, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। लगभग 40 साल का आपका जीवन है जी, बहुत फक्रपूर्ण है जी, बहुत बेदाग है, बहुत सहयोगात्मक है, बहुत प्रेम पूर्वक रहा है। आप इससे संतुष्ट हैं? तो बहुत कुछ करना बाकी है।
शुरुआत है। नहीं, आगे की सवाल पूछूंगा, अभी जो जी जीत गया जी उस बारे में जी नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है। संतुष्टि अगर आ गई तो ठहराव आ जाएगा। अभी शुरुआत है, मेरा ऐसा मानना है, और काफ़ी कुछ करना बाकी है। किसी विद्वान ने कहा है कि आप शिकायत करते हैं कि राजनीति में बुरे लोग हैं, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग बाहर नहीं होंगे। भरत शर्मा जी का जो इतिहास है, जो उनका बायोडाटा बना है, तो कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति उनको एक विधायक, किसी बड़ी पार्टी से विधायक का टिकट देगा। आपकी कोई इच्छा है, अंदर डिजायर है कि कभी आपको मौका मिले पॉलिटिक्स में आने का, तो आप जा पाएंगे उसमें? जाना मैं अभी जिस भी जवाबदारियों को निर्वाह कर रहा हूँ वो जवाबदारियाँ संतुष्ट करने वाली हैं, और वो जवाबदारियाँ समाज से कहीं ना कहीं समाज को योगदान देने वाली हैं। समाज को योगदान देने के लिए भविष्य में भी जो भी चुनौतियाँ या जो भी मौके मुझे मिलेंगे उसके लिए मैं तत्पर उससे तैयार खड़ा हूँ, और मैं 100% अपना देने की कोशिश करूँगा। मैडम, आपकी खेलों में रुचि है? हाँ। किस खेल को देखना पसंद करते हैं आप? मैं क्रिकेट, फुटबॉल। क्रिकेट में आपके पसंदीदा खिलाड़ी बहुत से रहे हैं। जैसे कोई खास? जैसे विराट कोहली अभी ज़्यादा हैं उनके पसंद में। अच्छा, आपके पसंदीदा खिलाड़ी? सर, मैं अगर आपको वाकई कहूँ तो मुझे जब भी क्रिकेट देखता हूँ तो मुझे मेरे पिताजी का स्मरण याद आता है, और मुझे उसी समय के उसी दौरान के सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर और विवियन रिचर्ड और मैकम मार्शल्स, क्या बात, बहुत अच्छा नाम लिया। साउथ अफ्रीका से जॉन टी द बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब खिलाड़ी याद आते हैं। और आज के युवा खिलाड़ी को देख के बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, काफ़ी स्फूर्ति मिलती है देख के। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं प्रदर्शन आज के युवा खिलाड़ी। ट्रैक एंड ट्रेल साइकिल शोरूम में उसके प्रमोशन के लिए आने वाले हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको उनसे मिलवाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी, मतलब ये आप बताइए कि हमारे इंदौर ने आदरणीय लता मंगेशकर जी, आमिर खान साहब, कैप्टन मुश्ताक अली जैसी कई महान विभूतियों को जन्म दिया है। आपके जीवन काल में आप इंदौर में जितने भी महान लोगों से मिले, आपके भीतर से आवाज़ आती है कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए? ऐसा आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है? सभी पसंद के हैं ये, जितने आपने नाम लिए हैं, ये सभी व्यक्ति दिल को छूने वाले हैं, और इनके अचीवमेंट जो है वो कमेंडेबल है, और इसको पाना सभी का सपना होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बट हाँ, यदि मैं अपने जीवन में किसी को आइडल मानता हूँ तो मेरे पूज्य पिताजी को मानता हूँ, जो आज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अपने मन से और अपने तन से और अपने धन से कुछ देने की नीयत रखना और उसको सिखाना और आगे बढ़ना, ये उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे पिता जैसा बन सकूं। अभी जो इंदौर है, और आपने पुराना इंदौर भी देखा है जी, और भविष्य का जो इंदौर होने वाला है, तो उसकी तस्वीर किसी देखते हैं आप? तस्वीर बड़ी साफ़ सुथरी है। इंदौर बढ़ रहा है, युवाओं के हाथ में आ रहा है। पुराने इंदौर में जो कमियां थी, जो अंधविश्वास था, या जिस प्रकार से एजुकेशन की कमी थी, या जिस प्रकार से नौकरियों की कमी थी, वो दूर होती जा रही हैं। आज इंदौर शहर में भी आपको 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है। आज एजुकेशनल हब है इंदौर, आज मेडिकल का हब इंदौर है, आज अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स इंदौर में आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। कि हमारे इंदौर में सफाई इतनी रहने लगी है कि हम जब एंटर करते हैं बाहर से, उसी पे आना चाह रहा था। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार हमको सफाई के अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ शहर होने का। उसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ के जो अब लोग हैं, इंदौर की सोच बदल गई, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में आ गई है। व्यक्ति खुद जब कचरा उठाता है तो उसका रैपर अपनी जेब में रखना चाहता है या अपनी गाड़ी में रख देता है। वो भी डस्टबिन का तय करता है कि जब मैं डस्टबिन के पास जाऊँगा तो उस कचरे को फेंकूँगा। ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आना इस बात का परिचय है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप किसी की भी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं? मैं एक उस प्रश्न पे आता हूँ, मेडिकल पर। आपके पास इस तरह का कोई व्यक्ति आता है, आपके बहुत महान और गहरे संपर्क है सभी, और आप उनका उपयोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, हित में करते हैं। जी, आपने ये जो स्वास्थ्य संबंधित किसी की समस्या, उस बारे में आप काम करते हैं? जी, काफ़ी करते हैं। आपको शायद ध्यान होगा, लगभग 2 साल पहले एक हमारे इंदौर से ही एक मौसम चतुर्वेदी जी थे बॉम्बे में, जिनका लीवर ख़राब हो गया था। और मैं बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के इंदौर शहर की जनता को, लोगों को देना चाहूँगा कि मेरे केवल एक हल्के से आह्वान पे 2.5 दिन के अंदर में 38 लाख रुपए इकट्ठे करके हमने मौसम चतुर्वेदी के ऑपरेशन के लिए बॉम्बे भिजवाए थे। हालांकि हम उसको बचा नहीं पाए, बट मैं ऋणी हूँ शहर का कि जब भी शहर में स्वास्थ्य को लेके या किसी भी अच्छी सेवाओं को लेके कोई काम किए जाते हैं तो ये शहर बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है। यदि जैसे ओ माई गॉड फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन भगवान रहते हैं, सलमान खान जो है भक्त रहते हैं, तो बोलते हैं कि चलो एक दिन मेरी सीट संभालो। यदि ईश्वर आपको कोई एक दिन दे तो आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा कठिन प्रश्न पूछा आपने मुझसे। यदि ईश्वर मुझे वो एक दिन दे तो मैं वो दिन में ईश्वर कहूँगा कि ईश्वर ये दिन आप संभालो, और मैं देखता हूँ आप कितना और अच्छा संभाल सकते हो। क्या बात है। अब मैं गुड़िया से पूछता हूँ, पापा आपके साथ तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और कौन सा गेम खेलते हैं?
बहुत से गेम खेलते हैं। कौन कौन से? बहुत से। अच्छा, कैरम। आपको पापा ज़्यादा प्यार करते हैं कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है? दोनों। अच्छा, कितना कितना? ज़्यादा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जल्दी बताओ। यहाँ सीखना पड़ेगा। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस? IAS। आइए। चलिए, आप भरत शर्मा जी, आदरणीय गीता शर्मा जी, गुड़िया, आप सब यहाँ आए, आपने अपनी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बहुत आत्मीय बात की। मैं आत्मा से आपको जब भी याद करता हूँ तो सैल्यूट बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों का हित करते हैं। बहुत साफ़ सुथरा जीवन है आपका। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक शेर है, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। हम जिसके घर जाते हैं उसके घर हमको कलेक्टर मिलते हैं, कोई इंजीनियर मिलते हैं, नेता मिलते हैं, पत्रकार मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन भरत शर्मा जी से जब मैं मिलता हूँ तो भरत शर्मा जी मिलते हैं और एक अच्छे इंसान मिलते हैं। आप बहुत आए, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल टीवी की ओर से। आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।